राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर ही रहे हैं। तो आज जो हमारा उसमें चैप्टर रहने वाला है ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल की वीडियो में देखा था, तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 पहले देख लें, फिर पार्ट 2 देखें, जैसे आपको अच्छे समझ में आए। वैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पंचायती राज विभाग द्वारा कई ऐसी योजनाएं बहुत सारी चलाई गई हैं, उसे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम इसे 3 पार्ट में करेंगे। 4 पार्ट भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे 3 पार्ट में हम कर दें। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, सबसे पहले जो भी अपडेट हो बीपीओ से संबंधित, ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित आपको मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए पार्ट 1 के आगे से पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे आज केंद्र सरकार की कृषि योजनाएं। कृषि मतलब खेती जो होती है, किसानी होती है, उनके लिए क्या योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो पहला जो योजना है हमारा नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पॉम, NMOOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2014 में होता है। कब होता है? तो वर्ष 2014 में होता है। NMOOP की शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 2014 में होती है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जो भी हम तेल यूज करते हैं ना, खाने वाला खाद्य तेल, उसकी जो हमारी जो हम इंपोर्ट जहां से भी करते हो, जिस देश से भी करते हो, वो भारत सरकार चाहती है कि हम तिलहन जो है, तिलहन के जितने भी सरसों हो गया, तिल हो गया और अलसी हो गया, जो भी मतलब इस संबंधित तिलहन से संबंधित जो भी खाद्य हमारे अनाज हमारे देश में उगाए जा सकते हैं, हम उसे उगाएं और उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर हम उसमें वृद्धि करें, जैसे हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो जो हमारा NMOOP जो मिशन है, यही मिशन है कि हम तिलहन सामग्री जो हमारे खाद्य है उसको हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। चलिए देखते हैं अगले योजना को, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, NMAET। इस योजना का प्रारंभ कब होता है? तो इस योजना का भी प्रारंभ वर्ष 2014 में होता है। NMOOP का भी होता है 2014 में। वो तिलहन पदार्थों, तिलहन खाद्य पदार्थों के लिए था। और MAET जो है यह किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण तथा उनको कृषि क्षेत्र में सक्षम करने के लिए कृषि विस्तार का पुनर्गठन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो भी टेक्निकल जानकारी है वो किसानों को दे सकें, जैसे वो क्या उगाएं इस मिट्टी में, और इस मिट्टी कैसी हो चुकी है, इसमें कौन सा खाद की जरूरत है, इन सब के बारे में बताएं, जैसे वो बेहतर कृषि कर सकें और बेहतर कृषि पद्धतियों को सीख सकें दूसरे देशों से, और जहां भी अच्छी खेती हो रही हो उनसे कुछ सीखने को मिले। इसके बाद जो अगला मिशन है कृषि संबंधित है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। इसकी भी शुरुआत वर्ष 2014 में ही होती है। अब इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक जैवग्रामों की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा नमूनों के विश्लेषण एवं इनके परिणामों के आधार पर कृषि क्षेत्र का मानचित्रीकरण करना है। जो भी हम मिट्टी का चेक करते हैं, उसके बाद मृदा का नमूना लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, जैविक ग्रामों की स्थापना करते हैं, पोर्टेबल मृदा परीक्षण करते हैं, बाकी जो भी मिट्टियों से संबंधित, खेती से संबंधित हम जो भी जांच पड़ताल करते हैं, उसी के आधार पर कृषि क्षेत्र का मानचित्रीकरण करना है। उसके बाद इसका विशेष बिंदु है, इस योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना तथा कृषकों को आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। इसका विशेष बिंदु यह है कि जो हम यूरिया, DAP का यूज करते हैं उनको कम किया जा सके,
जैसी मिट्टी हो वैसा फसल उगाया जाए, इस तरीके से काम किया जाए। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग किया जाए और जो भी कृषि उत्पादों का उत्पादन करें और कृषकों किसानों का जो आर्थिक आय है उसको बढ़ाया जा सके, इस मिशन का उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में होती है। तीन का हमने देखा 2014 में होती है। अब एक जो है NFSM, इसकी शुरुआत होती है 2007 में। अब इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता तथा खाद्य उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्रों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना है। मतलब कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन को बढ़ाना है। जो भी खाद्यान्न, मोटा अनाज है, गेहूं है, चावल है, उसको वृद्धि करना है, जैसे हमारे देश में इंपोर्ट आत्मनिर्भर बन सके, किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है, NCIP बोलते हैं जिसे। इस योजना का प्रारंभ होता है 2013 में। कब होता है? 2013 में। और इस योजना का उद्देश्य है प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता प्रदान करना है। जैसे अरहर की खेती है, उसी टाइम अगर हम उसे बोते हैं, उसी टाइम बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो जाता है, और अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो बुआई भी नहीं हो पाती है। इसी कारण अरहर की रेट देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर किसी कारण आपका फसल तैयार हो गया है फिर भी अगर नष्ट हो जाता है, जैसे गेहूं ओला पड़ जाता है गेहूं में, तो भी बीमा है वो बीमा कवर हो जाता है। बीमा सरकार करती है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत। तो जो भी जितना भी फसल नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाती है। प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना की प्रारंभ कब होती है? इस योजना का प्रारंभ 2007 में होता है, जैसे NFSM का हुआ था। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबंध संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों के आय में वृद्धि करना है। और इसका विशेष बिंदु क्या है, तो इसके अंतर्गत हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम तथा त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी योजना चलाई जा रही हैं? तो धान्य विकास कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना है, उसमें कब शुरुआत हुई और इसका क्या उद्देश्य था, इसको देखते हैं। इस योजना का जो आरंभ हुआ 2019 में होता है, और इस योजना का उद्देश्य है कि जो क्षारीय एवं ऊसर भूमि है, जो बंजर भूमि है या जिसमें खेती नहीं हो रही है, उस भूमि को सुधार कर पुनः खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। जो ये मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना है, ये 2019 में शुरू होती है, और ऊसर बंजर जमीनों को उनमें सुधार करवाकर उस कृषि उत्पादन के लायक बनाकर उसमें उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर उसमें खेती करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अब ये कृषि से संबंधित नहीं है, ये अलग मामला है। कृषि से संबंधित हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 हमने कृषि से संबंधित देखा। अब हम कृषि के अलावा देखेंगे जो और भी राष्ट्रीय योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी योजनाएं हैं, हम देखते देखते 3-4 पार्ट तो बन ही जाएगा। आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को। इस योजना का आरंभ होता है 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त को हमारा क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे होता है, और 1995 में यह योजना की शुरुआत होती है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो चयनित परिवारों के 65 वर्ष से अधिक वृद्धों को पेंशन आर्थिक सहायता प्रदान करना। आपके परिवार में अगर कोई 65 वर्ष का हो गया है तो उसको
ये 65 वर्ष के ऊपर जाने वाले वृद्धों को, बुढ़े लोगों को एक आर्थिक सहायता दी जाएगी। गरीबी रेखा में शामिल परिवारों के सदस्यों की सामान्य तथा दुर्घटना कारण से हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलेगा। अगर कोई बीपीएल कार्ड वाला होल्डर है तो उसको कोई सामान्य दुर्घटना हो जाती है तो या मृत्यु हो जाती है तो उसको भी आर्थिक सहायता मिलेगा। और चयनित परिवारों की गर्भवती महिलाओं, 2 जीवित बच्चों तक को भी आर्थिक सहायता प्रदान कराया जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत। इस योजना का जो आरंभ हुआ था वो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। इसके बाद है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1986 में और इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीवन में गुणात्मक सुधार लाना और महिलाओं को समुचित स्थान देना था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में विशेष बिंदु इस कार्यक्रम का था कि स्वच्छता में मलमूत्र एवं अन्य मानवीय निष्क्रिय पदार्थों का उचित रूप से निष्पादन करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाना सम्मिलित है। इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से SC, ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए व्यक्तिगत सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाता है। देखिए 86 से मतलब ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन सफल नहीं हुई थी। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन चलता है और 2019 में पूरा का पूरा भारत ODF फ्री हो जाता है, हर घर में शौचालय बन जाता है। 1 अप्रैल 1999 से कार्यक्रम में संशोधन किया गया। अब यह गरीबी आधारित कार्यक्रम न रहकर एक मांग आधारित कार्यक्रम हो गया है। मतलब जो मांग करेगा शौचालय का उसके घर में शौचालय बनाया जाएगा। 1999 से ऐसा हुआ। फिर संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने पूर्णतः स्वच्छ और खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की। अगर कोई गांव में कोई भी शौच खुले में नहीं करता है तो उसको पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिसका नाम था निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। फिर भी समझिए 2019 तक कोई भी गांव ODF फ्री नहीं हो पाया था, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन आया उसके बाद काफी गाँव में ODF फ्री हो गया गांव और कोई खुले में शौच नहीं जाता अब गाँव में। इसके अलावा हम देखेंगे स्वजल धारा कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई तो दिसंबर 2002 में। कब हुई? दिसंबर 2002 में। योजना का उद्देश्य था कि इस योजना के तहत ग्राम वासियों को कुएं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की जाती है। विशेष बिंदु, इस योजना के तहत गांव वालों को लागत का 10% वहन करना पड़ता है। जितना भी आपके हैंडपंप में लगेगा, कुएं में पैसा लगेगा, उसका आप 10% देंगे, बाकी 90% कौन देगा? सरकार देगा स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत। इसमें क्या, जैसे आप हैंडपंप लगवाते हैं, हैंडपंप लगने में 30,000 रुपए लगते हैं, तो आपको केवल मात्र 3,000 रुपए देने हैं। बाकी के 27,000 रुपए सरकार देगी। कौन देगी? सरकार देगी। आपको केवल 10% रुपया देना है स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत। इसके बाद है राजीव आवास योजना। इस योजना का कब प्रारंभ हुआ था? तो यूपीए की सरकार, यूपीए 2 की सरकार थी, वर्ष 2011 में इसका शुरुआत होता है। और इस योजना का उद्देश्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्लम की समस्या से उचित ढंग से निपटना और देश को स्लम मुक्त बनाना था। मतलब जो भी ये झुग्गी झोपड़ी में, जे कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनको हटाकर उनको एक फ्लैटों में ले जाना था, स्लम मुक्त भारत बनाना था। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा बन नहीं पाया है। लोग कोशिश करते रह जाते हैं, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हट नहीं पाती है, गरीब और गरीब हो जाता है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना IAY, इसकी शुरुआत होती है 1985-86 में। और इस योजना का उद्देश्य था कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले SC, ST एवं बंधुआ मजदूर करने से मुक्त हुए परिवारों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना था। मतलब 1 रुपया उनका नहीं लगेगा और उनको आवास इंदिरा आवास योजना के तहत दिया जाएगा। विशेष बिंदु यह था कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है। जैसे अगर कोई पुरुष के नाम पे नहीं किया जाएगा इस आवास योजना के तहत, या तो महिला के नाम पे किया जाएगा या ज्वाइंट होगा पति पत्नी के नाम पर। उसके बाद देखते हैं अगले योजना को। अगला योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसकी शुरुआत होती है फरवरी 2019 में। कब होती है? फरवरी 2019 में। मतलब अभी वाली गवर्नमेंट है, बीजेपी 2 की गवर्नमेंट है। बीजेपी 1 ही है फरवरी तक, तो मई में बीजेपी 2 होती है। 18 से 40 वर्ष के हर आदमी इसमें पात्र है और योजना संबंधित जानकारी केंद्र सरकार द्वारा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्रों में कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय रुपए 15,000 या इससे कम है। अगर आप 15,000 रुपए से कम रुपया कमाते हैं महीने में तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कौन सा योजना? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि द्वारा प्रदान प्राप्त किया जा सकता है। और क्या मिलेगा? कितना रुपया मिलेगा? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उस समय जो केंद्र सरकार रहेगी वो आपको 3,000 रुपए की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। जब आपका वो कितने साल हो जाएंगे? 60 साल के हो जाएंगे तब तो आपको 3,000 रुपए महीने पेंशन दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस योजना के जरिए मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन 3,000 रुपए महीने, जब अभी आज का जो 22-24 साल का आदमी जब 60 साल में 3,000 रुपए पाएगा तो उसमें 3,000 रुपए की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। इसलिए समय के साथ यह जो अमाउंट है बढ़ाया जाएगा, 3,000 रुपए नहीं रह जाएगा। चलिए अगले योजनाओं के बारे में देखते हैं, समझते हैं। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम। बुनकर कौन होते हैं? तो बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम है, हम इसको देखेंगे। अब बुनकर जो होते हैं, बुनकर मतलब जो भी कपड़ा का काम करते हैं, अब इनके लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम क्या है? शुरुआत होती है इसकी दिसंबर 2003 में। और पात्रता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए उन्हें। बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो। सभी बुनकर, चाहे वे पुरुष हो या महिला, स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होने के पात्र हैं। महिला हो या पुरुष, अगर वो 50% जो अपनी आमदनी है वह हथकरघा बुनाई से अर्जित करता है तो वह यह स्वास्थ्य बीमा स्कीम जो है इसका लाभ ले सकता है। अब इसमें लाभ क्या मिलेगा, इस पे बात करें तो लाभार्थी 15,000 रुपए के पैकेज का लाभ उठाएंगे जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है। प्रसूति प्रसुविधा पहले 2 बच्चों के लिए 2,500 रुपए सरकार देगी। कितना देगी? अगर आप डिलीवरी कराते हैं 2 बच्चों तक, तीसरा बच्चे की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, 2 बच्चों तक उनकी जिम्मेदारी है, वो 2,500 रुपए आपको डिलीवरी के टाइम देंगे माता जी को, जिनकी मतलब जो डिलीवरी हो रहा है जिनका। नेत्र उपचार के लिए 75 रुपए और ऐनक चश्मा अगर आप लगवाते हैं तो 250 रुपए दिया जाएगा। आवासीय अस्पताल में भर्ती होते हैं तो 4,000 रुपए दिया जाएगा। और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक का दवाई लेते हैं तो आपको 4,000 रुपए उसमें भी दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती पूर्व एवं पश्चात 15,000 रुपए दिया जाएगा। और शिशु कवरेज जो है 5,000 रुपए तक का है। और बाह्य रोग विभाग ओपीडी में अगर आप दिखाते हैं और प्रति बीमारी सीमा 75 रुपए। अगर कोई बीमारी होती है आपको तो 7500 7,500 रुपए तक का जो बीमा है यह योजना देगी आपको, जो बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम है। चलिए आपने देखा, इसको समझा, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जैसे आप बाद में भी इसे याद कर सके। इसके बाद है वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2015 को। योजना के बारे में बताऊं तो लोकप्रिय रूप से सखी के रूप में जाने जाने वाली इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला और विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। यह इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन लिए अम्ब्रेला योजना का एक उप योजना है। मतलब जो अम्ब्रेला योजना चल रहा है उसी में एक अंदर उसकी योजना बनाई गई है। और इस योजना के तहत पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर एकत्रित समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब जो भी महिला से संबंधित जितने भी योजना चलाई जा रही हैं उनका एक समायोजन है कि जो भी महिला प्रताड़ित हो रही है पूरे देश में या कोई भी उनको मतलब परेशानी हो रही है तो जो वन स्टॉप सेंटर योजना है इसके तहत वो अपना शिकायत कर सकेंगी और उनका निवारण भी जल्द से जल्द कराया जा सकेगा। चलिए देखते हैं अगले योजना को।
इसमें लक्षित समूह क्या है, अभी वन स्टॉप सेंटर योजना को देखते हैं। लक्षित समूह है ओएससी, हिंसा, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करेगा। केंद्र को निम्नलिखित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं कराई जाएंगी, चिकित्सा सहायता दी जाएंगी, प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने में महिलाओं को सहायता दिया जाएगा तथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक समर्थन और परामर्श भी दिया जाएगा, कानूनी सहायता और परामर्श दिया जाएगा। मतलब इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को डरना नहीं है किसी से भी, और जो भी उनकी परेशानी है वह वन स्टॉप सेंटर योजना में बताएं, उसको पूरी तरीके से इन माध्यमों से इसको सॉल्व किया ही जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, आज फिर से सुन लीजिए ऐसे आपका रिवीजन हो सके। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है और भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जो लकड़ी से उपले से लोग खाना बनाते थे उसको खत्म करना है। जैसे लोगों के जो महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थी उसकी वजह से और प्रदूषण भी होता था, वो खत्म हो सके। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। जो गैस होते हैं ना, सिलेंडर गैस, वो उपलब्ध कराती है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है। जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं गाँव क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, उनको यह एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिया जाता है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जब ये योजना शुरू हुआ ना 2016 में, 2019 तक लक्ष्य रखा गया था कि 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर और गैस दिया जाएगा, चूल्हा गैस दिया जाएगा। जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया था। मतलब 2017 में, 2018 में, 2019 में हर साल 1.5 करोड़ का टारगेट था कि 1.5 करोड़ लोगों को बीपीएल कार्ड धारकों को या एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, तो उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। और इस योजना के लागू करने का उद्देश्य यह भी है कि इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सकती है। जो धुआं से उनकी आंखें खराब होती थी, अस्थमा हो जाता था धुआं से, वह भी दूर हो सकेगा। चलिए देखते हैं अगले कार्यक्रम को। वर्तमान में उपयोग आने वाली अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में भी कमी लाना भी योजना प्रमुख लक्ष्यों में से। मैंने पहले ही बताया था कि प्रदूषण और जो महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उनको कमी किया जा सकता है एलपीजी कनेक्शन से। जो बीमारियां खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती है, उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद उनमें भी कम होने की संभावना है। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होगी, और होगी भी क्या है भी। अगर आप एलपीजी पे खाना बनाते हैं तो जो आप ईंधन यूज करते हैं, अगर उसमें कोई ऐसा ईंधन से गैस निकलने लगता है जो रोटी आपको खराब करेगी, चावल खराब करेगी, तो वह दिक्कत ही देगी स्वास्थ्य संबंधी। अभी इस योजना को देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ने जैसे मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना 3 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिनमें 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो पहला है महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा तीसरा है मानव संसाधन मंत्रालय। 3 मंत्रालयों को मिलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में क्यों शुरुआत की गई, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ही कम है। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल हैं, प्रथम चरण में पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 जिलों जहां शिशु लिंगानुपात कम है उस क्षेत्रों में संबंधित कार्य करना। जहां भी शिशु लिंगानुपात कम है उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को जोड़ दिया जाएगा
और बेटियों को बोझ ना समझा जाए, इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाएगा। बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। जो पुराने सोच के लोग हैं उनको बदला जाएगा, तभी जो शिशु लिंगानुपात है बच्चों लड़कों के मुकाबले में लड़कियां बराबर हो सकेगी। अब देखेंगे कुछ अन्य योजनाएं हैं जिन्हें हम देखेंगे और समझेंगे, जिसमें हमारा निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इस योजना का प्रारंभ होता है जुलाई 2015 में। कब होता है? जुलाई 2015 में। इस योजना का उद्देश्य है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। जो भी स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको निःशुल्क में चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराया जाए, इसलिए एक हेल्थ कार्ड योजना चलाई गई है। इसके बाद देखते हैं निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना। योजना का प्रारंभ होता है सितंबर 2005 में और इस योजना का उद्देश्य है कक्षा 1 से 5 तक सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करने हेतु। आपने देखा होगा गांव के प्राइमरी में बच्चे खाकी पैंट पहन के और ऊपर शर्ट का कलर शायद स्काई ब्लू है, वो फ्री में ही बांटा जाता है प्राइमरी स्कूलों में सभी को, बच्चों को भी बच्चियों को भी। इसके बाद देखते हैं बालिका श्री योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में। योजना का उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, जो भी एससी जो समुदाय है हमारे भारत का, उसमें जो बालिकाएं हैं उनको बीमा सुरक्षा दिया जाए। उसके बाद यूनिफॉर्म एवं बाईसाइकिल अनुदान योजना, वाला साइकिल बांटी जाएंगे, यूनिफॉर्म बांटा जाएगा। इस योजना का आरंभ कब हुआ था? 2003-4 में। योजना का उद्देश्य था कि अनुसूचित जनजाति की कक्षा 6 से 12 तक उन गरीब छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म एवं बाईसाइकिल का वितरण जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं। मतलब शिक्षा विभाग द्वारा आश्रम पद्धति में नहीं पढ़ती हैं, जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ती हैं, उन एसटी छात्राओं को यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा और साइकिल भी प्रदान की जा रही थी इस योजना के अंतर्गत। अभी ये योजना जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2004 में और इस योजना का उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। इसमें से ऐसे जो भी पिछड़ा ब्लॉक है, पिछड़ा गांव है, पिछड़ा एरिया है, उसमें एक मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाया जाएगा और उसमें छात्रावास की व्यवस्था होगी, मतलब हॉस्टल भी होगा। जो भी लड़कियां मतलब पढ़ना चाहती हैं उन हॉस्टलों में रहकर, और वहीं पर विद्यालय होगा, वहीं वो पढ़ाई कर सकती हैं। तो आपने यहाँ तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को समझा। अब देखते हैं अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2008 में और इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे बस्तियों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति तथा तदर्थ वार्षिक अनुदान दिया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 10 तक जो भी हमारे देश में अस्वच्छ पेशे में लोग बस्तियों में लगे हुए हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चों को अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 से 10 तक छात्रवृत्ति व तदर्थ वार्षिक अनुदान दिया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं जो हमारी योजना है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का आरंभ कब होता है? वर्ष 2005 में और इस योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना पिछड़े वर्गों के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पिछड़े वर्ग का मतलब केवल ओबीसी नहीं है, जो भी पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनको यह सहायता छात्रवृत्ति द्वारा दी जाएगी। इसके बाद लोहिया ग्रामीण आवास योजना। इसमें इस योजना का आरंभ हुआ 24 मार्च 2013 को और कमजोर आय वर्ग के लोगों को, परिवारों को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। लोहिया ग्रामीण ये कब चला? 24 मार्च 2013 को। जो भी कमजोर है, जिनके पास पैसा रुपया रोजगार नहीं है, उनको भी पक्का मकान इसके तहत दिया जाता था। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखते हैं ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1972-73 में। इसका हमने अलग से ही देखा था, जो चैप्टर हमने पढ़ा था ग्रामीण जल योजना वाला, फेज 1, फेज 2, उसमें हमने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम क्या जो भी जल से रिलेटेड कार्यक्रम भारत में चलाया गया है सबको देखा था। इसका उद्देश्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन
राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधा प्रदान करना था। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में चलाया गया था। इसका मुख्य यही था कि सभी को स्वच्छ जल दिया जाए। इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 को और योजना का उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले गरीबों हेतु स्वरोजगार पैदा किया जाए, कैसे मतलब उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, इसलिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई थी। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इस योजना का प्रारंभ हुआ 25 सितंबर 2001 को और इस योजना का उद्देश्य था कि इस योजना का उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुरक्षित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। जैसे है ना, काम तो दिया भी जाए, काम भी दिया जाएगा, काम के बदले पैसा भी दिया जाता था और खाद्यान्न भी दिया जाता है। जैसे अगर कोई मजदूर काम कर रहा है उसे पैसा पूरा दे दिया जाएगा तो नुकसान, पैसे का दारू भी पी सकता है, इसलिए इसमें यह नियम बनाया गया, पैसा भी दिया जाएगा और खाद्यान्न गेहूं चावल भी दिया जाएगा, जैसे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो हमने देखा, अब हम देखेंगे विधवा पेंशन योजना। इस योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा, जो यह उत्तर प्रदेश की सपा सरकार थी उसके द्वारा, अखिलेश यादव द्वारा चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य था विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसमें क्या था कि आयु सीमा थी 18 से 60 वर्ष की कोई विधवा है तो उसको सहायता राशि 500 रुपए मासिक दिया जाएगा, मतलब सालाना 6000 रुपये से दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना के प्रारंभ बहुत पहले हुई है, 1994 में हुई है। इस योजना का उद्देश्य था कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब एक पेंशन टाइप का योजना था। वृद्धा जो हो चुके हैं उनको 60 वर्ष से अधिक वाले को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। सहायता राशि कितनी थी? 800 रुपए मासिक, मतलब 12 अट्ठे 84, 8400 12 अट्ठे 96, 9600 रुपए सालाना उन्हें रुपया दिया जाएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। इस योजना का प्रारंभ भी अखिलेश सरकार द्वारा ही किया गया था, सपा सरकार द्वारा, अखिलेश यादव द्वारा। इसमें क्या था, जो 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति हैं उसको सहायता राशि 500 रुपए मासिक दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 500 रुपए मासिक। लेकिन उसमें क्राइटेरिया यह थी कि जो आपकी अपंगता होनी चाहिए, विकलांगता होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें आपको 40% से अधिक विकलांग होगा, सर्टिफिकेट होगा, तभी आपको 500 रुपए मासिक यानी कि 6000 रुपए सालाना आप लाभ ले सकते हैं। तो हमने इन योजनाओं को देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं अभी बची हुई हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और सारा 3 वीडियो में, दूसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में उनको खत्म कर देंगे। मोटा मोटा रूप से देखेंगे कब शुरुआत हुई, क्या उद्देश्य था, बस इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कुछ कमियां रह जाए और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताया करें, जैसे मुझे भी मनोबल मेरा बढ़ेगा और वीडियो बनाने में मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।